হ্যালো বন্ধুরা, উত্তম রিয়াকশনের আরেকটি রিয়াকশন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। নমস্কার, আমি উত্তম আছি আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, আজ আমি যে ভিডিওটি আপনাদের সাথে দেখব সেই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ডেলি শোয়েব চ্যানেল থেকে। আর ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে পুতিন ইজ বিগ প্রেস ফর গেট ফ্রেন্ড মোদি লাউডস ইন্ডিয়ান পিএমস মেক ইন ইন্ডিয়া কনসেপ্ট। মোজাম্মেল কুরেশি, ডেলি শোয়েব। বন্ধুরা, আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন, বেল আইকন অন করে অল করে রাখবেন নেক্সট রিয়াকশন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। অলরেডি যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করেছেন তাদের প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন, শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন। কমেন্ট সেকশনে লিখে অবশ্যই জানাতে পারেন আপনারা কোন ভিডিওতে রিয়াকশান চান, আমি চেষ্টা করব সেই ভিডিওতে রিয়াকশান দেওয়ার। তাহলে চলুন বন্ধুরা, সবাই মিলে আগে ভিডিওটা দেখি। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ दी वन एंड ओनली इरफाना जी मौजूद है। गाइस, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वुमेन है ये। मैं आपको एक चीज बताऊं ना, मेरे जो बड़े दादू जी हैं वो पाकिस्तान में हैं, यानी कि मेरे जो चाचू हैं, फूफिया हैं, वो सब पाकिस्तान में इस टाइम रह रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि हिंदुस्तान के साथ क्यों रहना और पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रहना। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने के बाद हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली, कश्मीर में हमें वो चीजें देखने को मिली जो है जो कभी हुई नहीं थी। 1947 के बाद कश्मीर एक अलग ही जगह पर पहुंच गया। आपने कश्मीर का बजट देखा, इस बार मिलियन नहीं बिलियंस में आया है। इस बार G20 की मीटिंग्स कहां कराई गई? कश्मीर में। आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहां बनाया गया? कश्मीर में। टनल्स, जहां पर हमें कश्मीर से जम्मू आने में सफर में 7 से 8 घंटे लगते थे, टनल क्रॉस करो 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो वो हमें हिंदुस्तान से ही मिला है, हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मिला, सिवाय हमारे बच्चों ने जिन्होंने पत्थर उठाए, जो रोड पे निकले, जिन्होंने जिहाद किया। क्योंकि इस्लाम में कहीं ना कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने कहा है कि जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत करो, उससे इश्क करो। तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। और रही बात पाकिस्तान में क्यों नहीं आएंगे, एक और चीज आपने नोटिस करी, पाकिस्तान की महंगाई वर्सेस इंडिया की महंगाई आपने देखी होगी, जहां पर हम लोग इतने कम तरीके में अपना रोजगार चला रहे हैं, अपने सफलता जो है, हम यंग अचीवर्स, आप देखिए मेरी तरह जो छोटे। ওরফানা মনির, আপনি ঠিকই বলছেন। তবে বর্তমান সময় আমাদের ভারতে টমাটারের দাম অনেক বেশি, 130 থেকে 150 টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে, তাই না? অনেক সবজির দাম এখন বর্তমান সময় আকাশ ছুঁই ছুঁই। আমরা আগে পাকিস্তানকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করতাম, পাকিস্তানের উপহাস করতাম টমাটার, সবজির, দুধের সব কিছু দাম নিয়ে। এখনও পাকিস্তানে মহঙ্গাই চরম সীমা পার করে চলে গেছে। তবে ভারতে যে টমাটার 10 টাকা করে বিক্রি হতো, সেই টমাটার বর্তমান সময় ভারতের বাজারে বিক্রি হচ্ছে 130 থেকে 150 টাকা। এখানে আমি সরকারের দোষ তেমন একটা দিতে পারি না, তার কারণ বর্তমান সময় হচ্ছে আমাদের এখানে বর্ষার সময়, বর্ষার মৌসুম। আর এই টমাটার, লঙ্কা, মির্চি যা কিছু আছে, এইসব সবজি সবসময় কিন্তু শুকনো জমিতেই হয়। কিন্তু বর্তমান সময় অধিকাংশ জমিতে, সবজির জমিতে প্রচুর পরিমাণে জল জমে যাচ্ছে, তার জন্য সবজির ক্ষেত একদম ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য হয়তো বাজার দর একটু বেড়েছে। তবে শীতের সময় আসতে আসতে আবার সব কিছুই নর্মাল হয়ে যাবে, আবারও সেই 3 টাকা, 4 টাকা, 5 টাকা, 10 টাকা দামে টমাটার ভারতের মানুষ কিনতে পারবে, ভারতের জনগণ কিনতে পারবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। শুধু এই বর্ষার জন্যই এরকম হচ্ছে। छोटे यंग अचीवर्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है। आप बोले कि पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में लोग आटे चावलों के लिए रोड पे निकल रहे हैं और रोड पे लोगों के बीच में ही मरे जा रहे हैं। तो ऐसे मुल्क के साथ कौन जुड़ना चाहेगा जो उस मुल्क को नहीं संभाल सकता, जो उसके पास ऑलरेडी है?
पहले मैं कहूंगी आप लोग आजाद कश्मीर को संभालो, जब वो संभलता है उसके बाद आप किसी दूसरी जगह के ऊपर उंगली उठाओ। हम लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, और पाकिस्तान का जो कंसेप्ट है कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो वो खत्म हो चुका है। वो जो आप कह रहे हैं ना, तो वो जो यासीन मलिक वाला कंसेप्ट था, जो बुरहान वानी वाला कंसेप्ट था, वो खत्म हो चुका है। उन लोगों को पता चल गया है कि अब वहां पर जाने से कुछ नहीं होता। अब हुर्रियत का नामो निशान कश्मीर से खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यही है कि हुर्रियत जो है, ये जो पहले ये कहती थी, आपने सुना होगा यासीन मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें आंखों में पट्टी बांध दी जाती थी और हमें फिर पाकिस्तान ले जाया जाता था, और वहां पर हमें गोलियां चलानी सिखाई जाती थी, और उसके बाद जो है हम वापस आते थे। तो मतलब इतना भरोसा तो है नहीं पाकिस्तानियों पे, हम पे, कि नहीं हम आंखें खोल के उन्हें लेके जाएं। एक तो आप अपने मुल्क में लेके भी जा रहे हो, दहशतगर्द सिखा भी रहे हो, ऊपर से आप उनकी आंखों पे जो है पट्टियां बांध रहे हो। तो जब वो उस चीज पे भरोसा नहीं कर सकते तो हम कैसे भरोसा कर लें कि पाकिस्तान हमारे लिए जो है सिक्योर है, सेफ है? नहीं है वो हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर। जो आपका कंसेप्ट था, ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, बच्चे जो है रोड पे निकलते थे पत्थर लेके, आजादी के नारे लगाते थे कि हम क्या चाहते हैं, आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने देखा होगा दीवारों पे ये टैग्स लगे हुए थे, पाकिस्तान के झंडे को लहराया जाता था। कब की बात है? तब जब हुर्रियत जिंदा थी। आप मुझे बोलो आज कोई कश्मीरी क्यों नहीं ये बात बोलता? क्योंकि आज उन्हें पता चल गया, उनकी आंखें खुल गई हैं कि भाई तरक्की हो रही है। जिस चीज की हमें नीड है, एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? आप मुझे बोलो, हवा, खाना पीना, पानी, नौकरी, अच्छी फैमिली, वो हमारे पास है। अब हमें वहां पर आके क्यों खुद को जलील करवाना है? हम वहां पर जाएंगे, हमें बोलेंगे अरे ये तो हिंदुस्तान वाले कश्मीरी हैं, इनको तो ऐसे करो। जैसे आजाद कश्मीर का इस वक्त सूरत हाल है। আমার মনে হয় ওরফানা মনিরজি বলতে ভুলে গিয়েছেন যে সোকল আজাদ কাশ্মীর। আবার এটাও বলতে পারতেন পিওজেকে, পাকিস্তান অকুপাইড জম্মু কাশ্মীর। পাকিস্তান ইনলিগালভাবে জম্মু কাশ্মীরের কিছুটা অংশ দখল করে রেখেছে। তার কারণ সম্পূর্ণ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ভারতের। তার কারণ যেমন আমার একটা বাড়ি আছে, তার জন্য একটা দলিলও আছে, আর সেই দলিলটা প্রমাণ করে যে এই বাড়িটা আমার। পাকিস্তানের কাছে কাশ্মীরের কোনো নথি বা পত্র বা কোনো দলিল নেই। যব ভারতে 500-র বেশি যে রিয়াসত, যে জমিদারি এরিয়া ছিল, সেগুলো সব কিন্তু ভারতের সাথে বিলয় হয়েছিল। তেমনই কাশ্মীরও কিন্তু ভারতের সাথে বিলয় হয়েছিল। আর সেই বিলায়পত্রে কাশ্মীরের যে জমিদার রাজা হরি সিং, তার সিগনেচার রয়েছে। অতএব বাকি যে 500 রিয়াসত যে জমিদার আমাদের ভারতের সাথে জয়েন্ট হয়েছিল, ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তেমনই কাশ্মীর হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানের সাথে তো হয়নি। পাকিস্তান তো কাবিলিয়াত হামলা করে তারপর দখল করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভারতীয় সেনা তাদেরকে ঠকতে ঠকতে ওই অবধি নিয়ে গেছে। শুধু আমাদের একটু ভুল ছিল তখনকার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নেহেরুজি, উনি যদি তখন ইউএনএ না চলে যেতেন তাহলে সম্পূর্ণ কাশ্মীর আজ ভারতেরই হতো। আর সেই ভুলের মাসুল আজও আমরা দিয়ে যাচ্ছি। তবে ওরফানাজি, আপনি কাশ্মীরের, আপনি সব থেকে ভালো বেটার বলতে পারেন, সবচেয়ে বেশি নলেজ আপনার কাছে আছে। আপনি যদি এটাই বলতেন সোকল্ড আজাদ কাশ্মীর, আজাদ কাশ্মীর না, ওটা আপনি কি করে আজাদ বলছেন? ওটা তো দখল করে রেখেছে ইনলিগাল ভাবে পাকিস্তান। তো আপনি যদি বলতেন সোকল্ড আজাদ কাশ্মীর তাহলে ঠিক ছিল। আপনি যদি আবার এটাও বলতেন পিওজেকে, এর মানে হচ্ছে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর, পাকিস্তান অকুপাইড জম্মু কাশ্মীর, এটা যদি আপনি বলতেন তাহলে ঠিক হতো। तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तानियों के बाप का नहीं है। उसके जो दिमाग से कंसेप्ट है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उस कंसेप्ट को खत्म करो। ये अब तुम्हारा नहीं है। आप लोग पीसफुली रहो, हम पीसफुली रहेंगे। के पहले था वहां पर ये सेम सिनेरियोस, लेकिन अब यकीनन कि आप भी यही चाहेंगे, मैं भी पाकिस्तानी हूं। अगर मैं भी यही चाहूंगा कि मेरा मुल्क के अंदर मुझे वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो एक आम बंदा जो अमेरिका के अंदर वो फैसिलिटीज हासिल कर रहा, वो डिमांड करता हूं। मैं भी अपनी गवर्नमेंट से, भाई मैं टैक्स दे रहा हूं, मुझे वो चीजें मिलनी चाहिए।
अभी कश्मीरी भी वही डिमांड करते थे। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो चीजें उनको डिमांड कर रहे थे वो चीजें उनको मिल गई, अब वो क्यों आजादी मांगेंगे? तो मेन पॉइंट हम्म। यही है। बात और ये हमारे आजादी वाला कंसेप्ट भी जो है ना, मैं आपको बता दूं मुजम्मिल जी, आजादी वाला जो कंसेप्ट है ये हम आम लोगों की देन नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। ये उन पॉलिटिशियंस की देन है, उन हुर्रियत के लीडरान की देन है जो प्रोपोगंडा खड़ा करते थे ये कह के कि नहीं अगर हम पाकिस्तान के नारे लगाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वो लोग जो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते थे। आप मुझे एक बात बोलो, मरा कौन? वो पॉलिटिशियंस मरे, वो हुर्रियत के लीडरान मरे? नहीं, एक आम इंसान मरा, एक माँ का बेटा जो आज रो रो के, जब हमारे घरों में ईद होती है तो हम मतलब खुशी होती है हमें, जब उन लोग के घरों में ईद होती है तो वो क्या सोचते होंगे कि क्यों मेरा बेटा इस जिहाद में घुसा था, क्यों मेरा बेटा वहां पर गया था। एक बीवी जिसके हस्बैंड को शारेआम मार दिया जाता था, एक बच्चा, एक भाई, एक हावन, कितने कंसेप्ट है यहाँ पर। आप देखो कि इनकाउंटर होता था, मरते आम लोग थे, कश्मीर के लोग मरते थे, पाकिस्तान से तो कोई आगे अपनी बलि नहीं देता था। পাকিস্তানের কথা তো ছেড়েই দাও, পাকিস্তান থেকে কেউ আসবে না বলি হবার জন্য, আর পাকিস্তান কোনোদিন পাঠাবেও না। পাকিস্তান শুধু পাঠাবে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের যে গরিব মায়ের সন্তানরা, তাদেরকে, তাদের মাথা খেয়ে তাদের ব্রেন ওয়াশ করে তাদেরকে পাঠাবে কাশ্মীরে বলি হবার জন্য। আমি বলছি জম্মু কাশ্মীরের যে হুরিয়াত নেতা, তাদের ছেলেমেয়েরও পাঠায় না পাথর ছোড়ার জন্য, আর্মিদের বিরোধিতা করার জন্য। হুরিয়াত নেতা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হয়, তাদের ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো ভালো স্কুলে পড়ে, ইনফ্যাক্ট বিদেশেও পড়ে, তাদের স্কুল হচ্ছে বিদেশে। এমনকি কাশ্মীরের যে মৌলবী, তাদের ছেলেমেয়েদেরও কিন্তু তারা পাঠায় না আর্মির বিরোধিতা করার জন্য, পাথর ছোড়ার জন্য। ওই মৌলবী তাদের ছেলেমেয়েদের ভালো ভালো স্কুলে পড়ায়, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। বুঝতে পারছেন? এসব খোলাসা করেছিল যে স্ক্রিনশটে আপনি যে যুবককে দেখতে পাচ্ছেন, বজাহাট ফারুক ভাট, ইনি খোলাসা করেছিলেন যে জম্মু কাশ্মীরের যে মৌলবী, তাদের ছেলেমেয়েদেরও কিন্তু পাঠায় না পাথর ছোড়ার জন্য, ইন্ডিয়ান আর্মির বিরোধিতা করার জন্য। তবে উনি বজাহাট ফারুক ভাট ভাই আশ্চর্য হয়েছিলেন মৌলবীর কথা শুনে। আর সেই কথাগুলো আপনারা বজাহাট ভাইয়ের নিজের মুখ থেকেই শুনুন। मैंने एक किसी आर्मी गाड़ी में पत्थर मारा, नेक्स्ट मुझे ये था कि मैं पेट्रोल बम मारूंगा, नेक्स्ट मुझे ये था कि दैट मैं कल को ग्रेनेड मारूंगा। हमें जब हम स्टूल पैडलिंग कर रहे थे जुमा में, एक मौलवी साहब ने तकरीर की, उसके जो एक बेटी है एक बेटा है जो नीट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जब हम स्टूल पैडलिंग के लिए जा रहे थे, जब मैं वापस आ रहा था तो उसका एक बेटा वापस निकला था गेट से, उसके घर से, तो ही स्लैप्ड हिम। तो सभी साथ में थे, तो उनको बोला कि आपने इसको क्यों थप्पड़ मारा? तो ही रिप्लाइड की दैट वहां पे जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, एफआईआर लग जाएगा, ये डॉक्टर कहां से बनेगा, ये नीट कैसे क्वालिफाई करेगा, तो हमारे घर में पुलिस एफआईआर, उसका करियर बर्बाद होगा। तो व्हेन वी आस्क्ड हिम आपका बेटा, तो मैंने ये सोचा इसका बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, इसका बेटा तो कल को नीट क्वालिफाई करेगा। बट हमारी जो फैमिली है, जो मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई होते थे जी, वो स्टूल पैडलिंग में जाते थे, जो ये नारा था कि जिहाद करना है, वो उनका कोई लाइफ नहीं है। तो वो चीज से भी मुझे ये इस चीज से नफरत हुई, वो भी एक रीजन था, वो पहला रीजन था जो इस चीज से मैं थोड़ा दूर होने लगा। শুনেছেন তো, যখন এই বজাহাট ভাই পাথর ছোড়ার পর যে মৌলবী এদেরকে উস্কিয়ে ফুসলিয়ে পাঠিয়েছিল, সেই মৌলবীর ছেলে ছিল এদের সাথে। তো তখন সেই মৌলবী তার ছেলেকে বলছে, এই তুই কোথায় গিয়েছিলি, তোকে কি যেতে বলেছি? তখন এই বজাহাট ফারুক ভাইনে প্রশ্ন করেছিলেন মৌলবীকে যে আপনি এরকম করছেন কেন, এ তো আমাদের সাথেই গিয়েছিল, এরকম করছেন কেন? তখন মৌলবী বলেছিল এর জন্ম পাথর ফেলার জন্য হয়নি, এর জন্ম প্রোটেস্ট করার জন্য হয়নি, এ যদি প্রোটেস্ট করতে যায় তাহলে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার কে হবে? এই কথা শোনার পর বজাহাট ফারুক ভাট আশ্চর্যিত হয়েছিলেন। উনি ভেবেছিলেন যে উনি ভেবেছিলেন যে উনার কোনো ভবিষ্যৎ নেই,
মৌলবীর ছেলেদের ভবিষ্যৎ আছে, ওরাই ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে, ওরাই ডক্টর হতে পারবে, কিন্তু কাশ্মীরের অন্যান্য পরিবারের যে যুবক যুবতীরা আছে তারা কোনো কিছু হতে পারবে না, তারা যে গরিব। তাহলে বুঝতেই পারছেন যে পাকিস্তান থেকে এসে কেউ বলি হবে, কেউ হবে না। একেই বলে মাইন্ড গেম। कि नहीं हम आ गए, लो भाई हमें मारो, नहीं, इसको कहते हैं माइंड वॉश। बड़ी ही बारीकी तरीके से माइंड वॉश किया गया, किस चीज को लेकर के, रिलीजियस को लेकर के, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन आज जो है हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट खत्म हो गया है। कश्मीर में सिख, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे लोग रहते हैं, कोई दंगे फसाद नहीं होते, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल बाइकआउट करती हूँ कि जो आप लोग कह रहे हैं, जो आप लोग के दिमागों में कंसेप्ट को डाला गया है कि यहाँ से ऐसे होता है, वहां से कुछ भी नहीं होता है, पीस एंड शांति और अमन है। तो आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लो और आप लोग भी अपनी देश, अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दो, ताकि कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाए। इतना ब्लैक लिस्टेड हर जगह से होने के बाद कुछ तो शर्म करो पाकिस्तानियों, कुछ तो शर्म करो। लेकिन नहीं, इज्जत जैसे बेच दी हो ना, वैसा कंसेप्ट हो जाता है। नहीं भाई, हमें यूनाइटेड नेशन कुछ बोल रहा है तो हम सुन लेंगे, अमेरिका बोल रहा है, रशिया बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, हम सुनेंगे, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए। क्यों? निकालो अपने दिमाग से वो ख्याली पुलाव कि नहीं कश्मीर चाहिए। कश्मीर अब नहीं मिलेगा, अब दूर रहो। सही हो गया। इंडिया और अमेरिका दोनों कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने पर, तो इससे पाकिस्तान को दोबारा से, पहले ही हमारे हालात ठीक नहीं है, पहले ही हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर हालात और बदतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की कंडीशन मजीद बेहतर, हालात खराब होने की तरफ तो नहीं जा रहे। अरे नहीं, एफएटीएफ आपने सुना नहीं, वो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है। टेरर फंडिंग जो आपकी गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं जो पैसा उनको दे रही है, तो वो अगर स्टॉप हो जाएगा तो आपकी कंट्री तो डेवलप हो जाएगी। जो पैसा उन मुजाहिदीन को या टेररिस्ट को दिया जाता था, वो तो अब स्टॉप हो जाएगा, वो तो फिर आप लोग अपने देश में लगाओ। कर रहा हूं मैं आपसे, लेकिन जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसे हैं पाकिस्तान के वो बाहर भी जाते हैं, तो अगर वो इस किस्म के केसेस में आ जाती हैं, जिस तरह से इंडिया के अंदर अभी आप देखेंगे गूगल और अमेज़न दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज को, उसके बाद लोलो कंपनी आ रही है, एमआर कंपनी आ रही है, एप्पल फोन आ रही है। पाकिस्तान, मेरा कहने का पर्पस ये है कि पाकिस्तान में पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हमारे पास, तो अगर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं तो जो है ये भी चली जाएंगी, तो हमारे हालात मजीद बुरे हो सकते हैं फ्यूचर में, यही पूछ रहा हूँ मैं। देखिए मैं आपको यही कहूंगी ना, तो फिर सुधारो ना, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोलूंगी कि सुधारो उन लोगों को जो पब्लिक में जाके बोलते हैं कश्मीर ये कश्मीर वो, है ना, उन लोगों पे आप लोग रोक लगाओ, आप लोग उन लोगों को बंद करो, अपने पहले देश को संभालो, उसके बाद टोटली आपका देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ खुद ब खुद बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कितने सारे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी लगेंगे, कुछ बिगाड़ा नहीं है आप लोगों ने किसी का। लेकिन আরে অর্পণা জি কি বলছেন, আপনি কি বলছেন? ভেবেচিন্তে বলছেন তো? পাকিস্তান কারোর ক্ষতি করেনি, কি বলছেন আপনি? ভেবেচিন্তে বলুন। অনেক ক্ষতি করেছে ভারতের, 4 বার ভারতের উপর যুদ্ধ থপে দিয়েছে। এটা আমাদের ক্ষতি হয়নি? ভারতের ক্ষতি হয়নি? ভারত কতটা পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে এই 4 বার যুদ্ধের জন্য। ইনফ্যাক্ট 1947 সাল থেকে আজ পর্যন্ত জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে যে প্রক্সি ওয়ার ছেড়ে রেখেছে, 1947 সাল থেকে আজ পর্যন্ত জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে পাকিস্তান যে প্রক্সি ওয়ার করছে, তাতে কি আমাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না? অনেক ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। আজ যদি প্রক্সি ওয়ার কাশ্মীরে না থাকতো তাহলে আমাদের ওখানে এত সৈন্য রাখার কোনো দরকার ছিল না। আমাদের জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে যে ভাই বোনেরা তারা অনেক ডেভেলপমেন্ট করতে পারতো, সেখানে অনেক শান্তি থাকতো। শুধু তো পাকিস্তানের জন্যই তো আজ কাশ্মীরের শান্তি নেই। তা আপনি বলছেন কি করে এই কথাগুলো যে পাকিস্তান কারোর কোনো ক্ষতি করেনি, কারোর কোনো কিছু বিগড়ায়নি? এই কথাগুলো আপনি বলেন কি করে? কি বলছেন আপনি? সঠিক কোনো তথ্য দিচ্ছেন না, সঠিক কোনো কথা বলছেন না, কারণটা কি? আপনার মনের ভিতরে কি কোনো অন্য কিছু আছে? আপনি যা বলছেন সেটা ভেবেচিন্তে বলুন। আর আপনি জানেন কি যে ক্ষতি করেনি? আরে আপনি তো একদমই ভুল কথা বলছেন। পাকিস্তান শুধু ভারতেরই ক্ষতি করেনি, ইনফ্যাক্ট পুরা বিশ্বের ক্ষতি করেছে। আফগানিস্তানের অবস্থা কি করে দিয়েছে ভেবেছেন? এটাও একটা এক্সাম্পল।
একসময় বাংলাদেশের উপর কিভাবে অত্যাচার করেছে আপনি জানেন? পাকিস্তানের ব্রাদার যে দেশ, ব্রাদার মুলক যাকে আমরা বলে থাকি, সেই তুর্কি 80,000 পাকিস্তানিयों को गेट आउट पाकिस्तानी ক্যাম্পিং করছে তুর্কি মে গেট আউট পাকিস্তানি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলছে গেট আউট পাকিস্তানি ক্যাম্পিং। কোনো দেশ পাকিস্তানদের ভাগাতো না যদি ওরা এত ভালো হতো, এত সভ্য সমাজের মানুষ হতো। आप लोग, मैं कहूंगी कि 100 में से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वो गलत कंसेप्ट है, तो उन 20% लोगों को आप लोग रोको, उनको समझाओ। जैसे मैंने अभी बोला, एक मिलिटेंट जिन्होंने रिसेंटली आके स्टेटमेंट दी, उन जैसे मिलिटेंट्स को आप अपने घरों में बंद रखो, उनको बोलो कि नहीं, अगर आप हिंदुस्तान के बारे में बोलोगे तो आप हिंदुस्तान वाले आपको घर में आके मारेंगे, वो उस तरीके से रखने वाले हैं। पाना जी, और एक बात, जो 20% लोगों की बात कर रही हैं आप, यही 20% लोग इस पूरे मुल्क पर काबू कर रहे हैं, इस पूरे मुल्क को चला रहे हैं। बताओ उन पर काबू बड़े कैसे ही बुरे हालात है आपके। अब ये जो चीजें मैं आपसे सुन रही हूँ ना, तो अब अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, बड़े ही बुरे हालात है यार आपके। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मेरे बस तक होता ना, मतलब मैं कहती ना, तो मैं उन चीजों को इतने तरीके से रोकती। यार आप लोग बात करो ना, माशाल्लाह इतने अच्छी आपकी सोच है, किस तरीके से आप पाकिस्तान का ख्याल रख रहे हैं, पाकिस्तान को आप इंटरनेशनली लेके आ रहे हैं, तो आप लोग बोलो उनको। इन्फ्लुएंशियल रेट इतना हो गया है, ये मैं कैमरा उठाकर बाहर गली में चला जाऊं ना, किसी एक नॉर्मल इंसान से पूछूं कि भाई गुजारा कैसा हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे। नहीं हो रहा गुजारा, इतनी महंगाई हो चुकी है। जो हमारे पास आटा मिलता है, जो हमें आटा तकरीबन 200 पे जाने वाला, अभी पेट्रोल की कीमतें भी डबल होने वाली हैं। 200 किलो, सॉरी 200 रुपए किलो आटा, 200 रुपए केजी होने जा रहा आटा। हमें 25 रुपए केजी मिलता है। भाई आप लोगों को तो फ्री मिलता भाई, यही तो और बात। क्या, ये सरकार का पैसा, ये सरकार है ना। इवन मैं आपको बता दूं कि जब से भाजपा आई है तो उन्होंने फ्री राशन का जो है एक अनाउंसमेंट करी थी। अगर आपने उस बारे में पढ़ा होगा, पढ़ना थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी। फ्री राशन ये है कि जो कश्मीर के जो इलाके हैं वहां पर फ्री राशन मिल रहा है। मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में फ्री राशन, हमें तो बस जाओ बीपीएल कार्ड दिखाओ भाई, हम ये है तो हमें तो फ्री राशन मिल रहा है, हमें तो टेंशन ही नहीं, हमें तो पैसा देने की जरूरत ही नहीं है खाने पीने के लिए। पैसा हम लोग लगाएंगे, इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। अगर आपकी ये वीडियो हमारे कश्मीरियों ने देख ली ना, वो रोएंगे, यकीन करो, कि जिस तरह से बातें आप बता रही हैं, जिस तरह से फैसिलिटीज आपको मिल रही। मैं आपको एक चीज बताऊं ना, मेरे जो बड़े दादू जी हैं वो पाकिस्तान में हैं, यानी कि मेरे जो चाचू हैं, फूफिया हैं, वो सब पाकिस्तान में इस टाइम रह रही हैं। तो जब मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार कैसा चल रहा है सब कुछ, तो कहते हैं ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मैं आपको बोलूंगी, मेरे मम्मी वाले साइड से, पापा वाले साइड से, दोनों साइड से पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो मैं उनसे बात, जी हाँ, पाकिस्तान में एक हाई कोर्ट है कराची वाले साइड से। जी जी जी, कराची में। वहां मेरे बड़े मामू जज हैं। ओके जी, तो मेरे जो रिश्तेदार हैं बेसिकली वो पाकिस्तान में है। चल क्या रहा है? हाँ, मैं उनसे पूछती रहती हूँ ना, मुझे अपनी जगह पर हंसी आती है, लेकिन अब मैं दुखती रग जो है दबाती नहीं हूँ। मैं बोलती कोई बात नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा होता था, वो लोग वहां से आते थे और हम लोग यहाँ से आते थे, तो जो सामान है ना वो हम एक्सचेंज करते थे। जो हमारे हिंदुस्तान की खास चीज थी वो हम पाकिस्तान भेजते थे, और पाकिस्तान की जो खास चीज थी वो हमें हिंदुस्तान में आई जाती थी। लेकिन अब ये कंसेप्ट बंद हो गया है। कौन से बॉर्डर से? ये टिटवाल, अच्छा, ये कश्मीर के लास्ट पास। बॉर्डर ऑफ, यस, लास्ट बॉर्डर ऑफ कश्मीर, जिसे हम लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर कहते हैं। आप जरूर उसे, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर आई थिंक सो कि कोई ऐसा मुकाम है जो बिल्कुल बहुत नजदीक कर देता है। बिल्कुल, ये छोटी सी दरिया है, छोटा सा दरिया, और वहां से सामान आसपास चला जाता था, नो इश्यू, बड़ी ही सिक्योरिटी अच्छे तरीके से, कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब ये कंसेप्ट बहुत खराब हो गया है, अब वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप उधर आ जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे उधर ही। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जरूर आऊंगी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आऊंगी। मैं आपको कहूंगी कि वहां पर जो लोग होंगे ना, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगी ऑनलाइन, ताकि आप लोग को आजादी हो, जो मतलब पूरा क्लियर हो जाए कि जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। जबरदस्त हो गया, डन, हम जरूर करेंगे इस बारे में बात। डेफिनेटली। तो बड़ा अच्छा रहा हमारा सेशन, और आपसे बात करके यकीन करें बहुत अच्छा लगा मुझे
जो कॉन्सेप्ट्स है, जो माइंड के अंदर बातें होती हैं, बंदा खुल के नहीं भी कर पाता। आपने वो सारी बातें आज क्लियर कर दी कि जो जो चीजें हैं, जिस तरह से आप लोग को चीजें सस्ती मिल रही हैं। आपने बताया कि आटा 25 रुपए केजी मिल रहा है। हाँ भाई जी, भाई आप तो, मैं क्या बताऊं आपको, यकीन करें जन्नत कि जन्नत में रह रहे हैं। मुझसे ये हालात नहीं देखे जाते कि जो कि यहाँ पर पैदा हुए हैं हमारे। यकीन करें, आपको रोना आता है। एक एक इंसान के बस में हो ना, अगर मैं अपने, मेरे बस में है कि मैं अपने घर के हालात ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कमाने वाला हूँ, मेरे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों की टेंशन ज्यादा जो सफेद पोश लोग हैं, जिनके घर पे कोई सरबराह नहीं है, जिनकी औरतें काम करने नहीं जा सकती, वो क्या करेंगे? यकीन करें, है तो इंसान ही ना, क्या करे वो? यकीन करे, जब ये जब मेंटल बाहर जब जाता हूँ या कोई किसी से इंटरेक्ट हो जाता है, जब आप गाड़ी में जा रहे हो कहीं, तो आपके नॉक करके लोग जब वो रो रहे होते हैं ना, तो यकीन करें कि आपने रिसेंटली देखा होगा दुबई में कुछ उन लोगों को पकड़ा गया जो लोग भीख मांगते हैं, उन लोगों को पकड़ा गया, तो मैक्सिमम जो थे वो पाकिस्तान से थे। आपने वो भी सुना होगा। नो डाउट। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बहुत वायरल, हिंदुस्तान से भी थे, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तान से थे। तो जब ये स्टेटमेंट सुनती हूँ मैं, और जब मैं हालात देखती हूँ कि किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं, राशन की दुकान के बाद लाइनें लगी हुई हैं, तो वो एज अ ह्यूमन, एज अ इंसानियत के नाते कहूंगी बहुत गलत हो रहा है। आपकी सरकार को चाहिए कि इन सारी एक चीजों पे अच्छे तरीके से काम और करें। एग्जाम्पल, एक जगह पर आटा मिल रहा है 200 रुपए केजी, अगर उसके साथ ही अगर कोई बंदा बेचता है 195 रुपए का, 195 रुपए का अगर कोई आटा बेचता है, वहां पर लोग खून खराबा करने के लिए तैयार है अभी इस टाइम, 5 रुपए बचाने के लिए। इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशंस हमारी पैदा बना दी गई हैं, बन गए हुए हम। खैर, अल्लाह करे कि हम इन सिचुएशन से बाहर आ जाए और इंशाल्लाह। फिर से सुरगुरो हो यार। बस हालात बड़े खराब हैं, अल्लाह ताला ठीक करे इन हालातों को। और फाना जी, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मैंने अपने दुख दर्द आपको सुनाए, उसके लिए माजरत है। माफ कर बहुत देना। अच्छा लगा मुझे। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं देखती भी हूँ और जब मैं बात भी करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ यार कि कल ईद है ना, कल बड़ा दिन है। मैं ज़रूर नमाज़ जब पढ़ूँगी ना तो दुआ करूँगी कि पाकिस्तान में हालात ठीक हो जाएँ, और कुछ नहीं। आमीन आमीन। बस दुआ करें, हम दुआ के आसरे जी रहे हैं, अल्लाह ताला चला रहा है हमें। तो बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे? सो गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा मुजम्मल से बातचीत करके, ऐसी-ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो शायद मुझे नहीं भी पता थी, लेकिन अब जो है पूरी क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग हिंदुस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको हम दोनों की कन्वर्सेशन कैसी लगी, और अगर पाकिस्तान से कोई हमारी वीडियो देख रहा है, आज़ाद कश्मीर से देख रहा है, तो वो भी हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये कन्वर्सेशन कैसी लगी। और लास्ट में मैं इतना कहूँगी कि मेरा खुद का एक चैनल है, उरफाना व्लॉग्स करके, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर कोई इंटरव्यूज नहीं आते हैं। वहां पर वहां पर मैं व्लॉग्स देती हूँ। व्लॉग्स में मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, तो आपको खुद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कश्मीर में सूरत हाल कैसा है। सो थैंक यू सो मच मुजम्मिल, थैंक यू। मजरूफाना जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি এখানেই শেষ হয়েছে। পাকিস্তানকে কংগ্রাচুলেশন করতে চাই। আইএমএফ থেকে $3 বিলিয়ন পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের জনগণের জন্য কংগ্রাচুলেশন করতে চাই। তার কারণ আইএমএফ থেকে $3 বিলিয়ন বেল আউট ভিক্ষা পেয়েছে। তার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যখন আইএমএফ থেকে $3 বিলিয়ন বেল আউট প্যাকেজ ভিক্ষায় পেয়েছে, তার জন্য যে তার কি খুশি আর কিভাবে উল্লাসিত হচ্ছে, সেটা না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। মানুষ ভিক্ষা পাওয়ার পরে যে এতটা খুশি হয়, তাও এক দেশের প্রধানমন্ত্রী। ভাবতে পারছেন বন্ধুরা? $3 বিলিয়ন যে ভিক্ষা পেয়েছিল পাকিস্তান, তার $1.5 বিলিয়ন তো ঈদের সময় খরচ করে ফেলেছে। বাকি বাঁচে $1.5 বিলিয়ন। তাতে পাকিস্তান বেশি বেশি 3 থেকে 4 সপ্তাহ চলতে পারবে, বিদেশ থেকে জিনিসপত্র আমদানি করতে পারবে। তারপরে কি করবে? আবার সেই ভিক্ষার কাটোরা নিয়ে ভাগতে হবে এদেশ সেদেশ।
পাকিস্তান বড় আশা করে রাশিয়ার থেকে ক্রুড অয়েল ক্রয় করেছিল, কিন্তু রাশিয়ার যে অয়েল, সেই অয়েল শোধন করার মতো কোনো রিফাইনারি পাকিস্তানে নাই। ক্রুড অয়েল শোধনাগার যে থাকে না, সেটা কিন্তু পাকিস্তানে নাই, যাকে আমরা রিফাইনারি বলে থাকি। সেই রাশিয়ার অয়েল সোজা ভারতে এসেছে গুজরাটের রিফাইনারিতে। সেখান থেকে রিফাইনারি হওয়ার পর সেটা চলে গেছে ইউএই। সেই তেল কি জন্য গেছে? ওখানে যে মুসলমান হবে তেল, ওখান থেকে মুসলমান হয়ে তারপর যাবে হচ্ছে পাকিস্তানে। তার কারণ কাফিরের দেশ থেকে ক্রুড অয়েল রিফাইনারি হয়ে গেছে না, সেই জন্য। বন্ধুরা, এই রিফাইনারি করতে ভারত সরকার মিনিমাম $7 থেকে $8 ইনকাম করেছে। আবার ইউএই সেও $7 থেকে $8 ইনকাম করবে। তারপরে পাকিস্তান ভ্যা ভ্যা করে চিল্লাচ্ছে যে ভারতের যে দামে তেল তারাও পেয়েছে। এই ডায়লগ আর এই কথা শোনার পর, পাকিস্তানদের এই ফালতু বকবাস শোনার পর, রাশিয়ার যে স্টেটমেন্ট আমরা দেখতে পেয়েছি, এখন পাকিস্তান কি করবে? রাশিয়া যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে তাতে লিখেছে, রাশিয়া says it is selling oil to Pakistan without a special discount। ভারতকে যে স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে রেখেছে না, সেই দামে কিন্তু রাশিয়া পাকিস্তানকে তেল প্রোভাইড করায়নি। বাধ্যতামূলক রাশিয়ার গভর্নমেন্ট স্টেটমেন্ট দিতে বাধ্য হয়েছে। আতঙ্কিস্তান চলে এসেছে ভারতের সাথে বরাবরি করার জন্য। বাহ বেটা বাহ! যে দেশ মিথ্যা বুনিয়াদের উপর হয়েছিল, সে দেশের জনগণ কোনোদিন সত্য বলতে পারবে না, এটাই মেন ফ্যাক্ট। পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ বেমান, মিথ্যাবাদী আর অহংকারী। ইনফ্যাক্ট পাকিস্তানের 99% মানুষ ক্রিমিনাল। ব্রিটেনে গ্রোমিং কেস চলছে পাকিস্তানিদের উপর। অল্প কিছু মুসলমান বাংলাদেশিও আছে, কিছু ভারতীয় মুসলমানও আছে। ভাবুন তো, ম্যাক্সিমাম মুসলিম পাকিস্তানি। আর পাকিস্তান তো সম্পূর্ণ সীমানাই লঙ্ঘন করে ফেলেছে। সত্যি বলতে কি, আজ আমি ভাবছি 1947 সালে পাকিস্তান ভারত থেকে আলাদা হয়ে অনেক ভালোই হয়েছে, নয়তো আজ আমরা বিশ্ব মঞ্চে মুখ দেখাতে পারতাম না। তার কারণ পাকিস্তান আর পাকিস্তানের মুসলমান যা কিছু করছে, তাতে আমাদের মুখ দেখানোটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো। আজ পাকিস্তান যতটা বদনাম, পাকিস্তান যতটা অপমানিত বিশ্ব মঞ্চে, শায়দ আজ আমরাও ওই রকমই পরিস্থিতির শিকার হতাম। তা নেহরুজি আর মহাত্মা গান্ধীজি, কায়েদে আজম, জিন্না যা কিছু করেছিলেন ভালোই করেছিলেন, আমাদের থেকে এই ক্যান্সার আলাদা করেছিলেন। তাতে আজ আমরা সুখেই আছি, খুশিতেই আছি, আনন্দেই আছি। আমাদের দেশ আরও অনেক আগে বাড়ছে, অনেক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। যদি এরা থাকতো তাহলে হয়তো আজ আমাদের দেশ এই রকম একটা জায়গায় আসতে পারতো না। পুতিন কেন প্রেস করেছেন, তার নিশ্চয় একটা কারণ আছে। তিনি কোনো কিছু ভালো বুঝেছেন, তাই প্রেস করেছেন। তার কারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুতিনের বেস্ট ফ্রেন্ড। আর মোদি ভারতের জন্য যা যা করছে, তাতে ভারতের উন্নতি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে ইনভেস্ট আসছে। আর এর আগে আমাদের যে সরকার ছিল, সে সরকার শুধু বাইরের থেকে ক্রয় করেছে, কিন্তু মোদি সরকার চাইছে তার যে কনসেপ্ট মেক ইন ইন্ডিয়া, তার ছত্রছায়ায় বিদেশি কোম্পানি ইনভেস্ট করুক এবং ইন্ডিয়াতেই সেগুলো তৈরি হোক। তাতে ভারতের লাভ হবে, ভারতের অর্থনীতি মজবুত হবে। ইনফ্যাক্ট মেক ইন ইন্ডিয়ার ছত্রছায়ায় তৈরি হওয়ার পর সেগুলো উইদাউট কান্ট্রিতে
সেল করা হোক, এক্সপোর্ট করা হোক। বন্ধুরা, ভারত তার বিগত 75 বছরে যার যার সরকার হয়েছে, কংগ্রেস, বিজেপি বা অন্য কোনো পার্টির, তবে বেশিরভাগ সময় কংগ্রেস শাসন করেছে, তারপর বিজেপি করছে। তো যত প্রধানমন্ত্রী হয়েছে ভারতের, সবাই কোনো না কোনো অনুদান করেছে ভারতের জন্য, কোনো না কোনো কাজ করে গেছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ ভারত এখানে পৌঁছাতে পেরেছে। আমরা এটা বলি না কখনোই যে বিজেপি কাজ করছে এই 10 বছরে, বিগত 60 বছরে কোনো কাজ হয়নি। না, কাজ হয়েছে, তখনও কাজ হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তখনকার কাজের গতি ছিল কম, এখনকার কাজের গতি একটু বেশি, এটাই ডিফারেন্স। আর যেটা বলছিলাম, পুতিন এই জন্যই প্রেস করেছেন, পুতিন বুঝতে পেরেছেন, কারণ রাশিয়ায় তেমন কোনো কিছু কিন্তু তৈরি হয় না। রাশিয়া বেশিরভাগ ইম্পোর্ট করে থাকে, চায়না থেকে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রোডাক্ট, বিভিন্ন আইটেম ইম্পোর্ট করে। তাতে রাশিয়ার বড় একটা যে ডলার, সেটা কিন্তু বাইরে চলে যায়। সেই জন্য মোদির যে কনসেপ্ট মেক ইন ইন্ডিয়া, সেটা দেখে তিনি ভূষিত হয়েছেন এবং তিনি উৎসাহিত হয়েছেন। তার জন্য তার দেশে প্রেস করার সময় তিনি উল্লেখ করেছিলেন মেক ইন ইন্ডিয়ার কনসেপ্টে ভারত আগে বাড়ছে, উন্নতি করছে। গ্লোবাল ইন্ডেক্সের রিপোর্ট অনুসারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 76% অ্যাপ্রুভাল রেটিং নিয়ে ওয়ার্ল্ড লিডার, নাম্বার 1 ওয়ার্ল্ড লিডার। বুঝতে পারছো? এমনি তো আর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কথা বিশ্ব মানুষ শোনে না, নিশ্চয় কোনো আছে, তার জন্যই শুনছে বিশ্ব আজ প্রধানমন্ত্রীর কথা, এবং অনেকটা সিরিয়াসভাবেই শোনে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্পিচ অনেকটা সিরিয়াস হয়েই শোনে বিশ্ব। এখানে আর একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়, ভারতে আমাদের ভারতীয় যে রাজনৈতিক দল, তাদের সাথে আমাদের মতভেদ থাকতেই পারে। সে কংগ্রেসের সাথেই থাকতে পারে, টিএমসির সাথে থাকতে পারে, সমাজবাদী পার্টির সাথে থাকতে পারে, বিএসপির সাথে থাকতে পারে, বিজেপির সাথে থাকতে পারে, আম আদমি পার্টির সাথে থাকতে পারে। তবে সবাই কিছু না কিছু করছে আজ দেশের উন্নতির জন্য। দেশ বিরোধী কেউ নয়, দেশের ভালোর জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো কিছু করছে। আর তারই ফলস্বরূপ আজ ভারত এখানে পৌঁছাতে পেরেছে। আজ আমরা বিশ্বের 5ম অর্থনৈতিক দেশ। আগামী 2027-28-এ আমরা বিশ্বের 3য় অর্থনৈতিক দেশ হব, সেটা আশা রাখছি এবং আশাবাদী। বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, বেল আইকন অন করে অল করে রাখবেন নেক্সট রিয়াকশন ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। অলরেডি যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন। কমেন্ট সেকশনে লিখে অবশ্যই জানাতে পারেন আপনারা কোন ভিডিওতে রিয়াকশন চান, আমি চেষ্টা করব সেই ভিডিওতে রিয়াকশন দেওয়ার। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।